जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे डीकेबी एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में आंकड़ों का प्रबंधन टॉपिक नंबर 4 को बताएंगे। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। हम इसको अब आपको विस्तृत रूप से और बड़े रोचक तरीके से समझाएंगे। हाँ, तो अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले को बताते हैं। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला अभिलेखीय निरूपण है, क्या कहलाता है? उसको पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। गोल होता है पूरा पाई चार्ट, इस प्रकार से ये गोल होता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये 300 डिग्री केंद्र पर इसका पूरा कोण 300 डिग्री का बनता है, इसलिए इसको कौन सा चार्ट बोलते हैं? उनमें अलग अलग दर्शाते हैं, प्रतिशत में दर्शाते हैं कि कौन कितने का प्रतिशत है, तो इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी सही है, तो हम लिख देते हैं डी पाई चार्ट और डी वाले गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। क्या है? जो चित्रीय निरूपण कहलाता है, आंकड़ों को संकेतों का प्रयोग करते हैं और आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चित्रालेख। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा, तो इस सी नंबर गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। तो एक पासे को फेंका जाता है तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो उसको कितनी बार फेंका जाएगा? 6 बार। तो उसको 2 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6 होगी। तो क्वेश्चन नंबर अपना ये 3 का ऑप्शन नंबर 1/6 सही होगा, ए नंबर वाला। तो ए नंबर वाले गोले को अपन भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, यदि हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो वो कितनी बार गिरता है, मतलब कितने बार प्रायिकता उसके होने की होती है? 2 बार, एक चित्त और एक पट। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा और इसको लिख देंगे 1/2 और बी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो वह राहुल जीत जाता है, यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है, और यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? तो पहिए को कैसा होना चाहिए? हर कलर का होना चाहिए। अब जैसे इसमें लाल, हरा, नीला और हरा, इसमें क्रम नहीं बन रहा है। इसमें लाल, हरा, नीला, लाल फिर आ जाए तो इसमें क्रम नहीं बन रहा है। इसमें लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, इसमें क्रम नहीं बन रहा है। अच्छा, तो इसमें कौन से में बन रहा है? जैसे हरा, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला। तो पहिए घूमेगा तो इसी प्रकार से क्रम से घूमेगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 में का 4, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ये कौन सा है? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो डी यहाँ 4 लिख देते हैं और गोले को डी वाले गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये देखना है कि कुल कितनी गेंदें हैं। तो कुल कितनी गेंदें हैं? कुल गेंदों की संख्या 5 धन 3 बराबर कितनी है? 8। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5/8। तो यही अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तीसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और चौथा है सम संख्या। तो हल होगा अपना 5 को फेंकने पर प्राप्त अंक कितने होते हैं? जब 5 फेंका जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अंक होते हैं उस पर। तब कुल परिणामी संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 6 है, अतः प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगी। दूसरा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, अर्थात कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, तब प्रायिकता होगी 4/6। तो इसको लिख देते हैं, 4 से काट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3 होगी।
अब तीसरा नंबर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तब इसकी प्रायिकता आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। तो इसकी आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। अब चौथा नंबर है सम संख्या। सम संख्या कितनी है, 2, 4, 6। एक पासी में सम संख्या कितनी हो जाती है, 2, 4 और 6 होंगी। तब प्रायिकता है 3/6। जितनी संख्या 1, 2, 3, तो प्रायिकता क्या होगी, 3/6। तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यही आ जाएगा 1/2। यही अपना आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 8 में निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है, एक दंड आलेख बना हुआ है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या इस तरफ दी गई है कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। इस तरफ है शैक्षणिक सत्र। कौन कौन, जैसे 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08। तो जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इसके अनुसार हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो यह क्या सूचना दी गई है, यह वर्षवार कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। इसका आंसर होगा कि यह वर्षवार कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है कि कौन वर्ष में कितने विद्यार्थी रहे। अब अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो इसमें देखेंगे कि देखो इनमें कितनी हुई, 50-50 की हुई सब में, लेकिन इसमें सीधे कितनी हो गई, 100 की वृद्धि हो गई। तो कौन क्या लिखेंगे, शैक्षणिक वर्ष 2004-05 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो इसमें देखना है कि अधिकतम बच्चों की संख्या किस सत्र में है। तो ये देखो 2007-08 में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या कितनी है, 350 है। तो ये लिख देते हैं तीसरा आंसर कि शैक्षणिक वर्ष 2007-08 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब अगला क्वेश्चन चौथा है कि बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दुगनी है। तो यह बताना है कि 2005-06 में 3-4 की संख्या की दुगनी है। तो 3-4 में कितनी है, 100, और 5-6 में कितनी है, ये 250 है। तो क्या इससे दुगनी है, तो इससे दुगनी नहीं है, क्योंकि यहाँ 200 होता तो इससे दुगनी होती। तो क्या लिख देंगे, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां है अपना, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है कि 2 सत्र के दिए गए हैं। कौन कौन से, 2005-06 और 2006-07। तो जो लाल है 2005-06 का है और ये 2006-07 का दिखाया गया है। इसमें एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। ये विषय है गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी। तब इसकी क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें है कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसमें क्या सूचना दी गई है, तो यह वर्ष 2005 और 6 द्वारा यह वर्ष 2005-06 और 2006-07 विषयों में प्राप्त अंकों की तुलना दर्शाता है। इसमें क्या दर्शाता है कि कौन विषय में, जैसे 2005 में ये कितने आए हैं, इसके 30 अंक, और 2006-07 में आए हैं इसके 60 अंक। तो ये इसमें विषयों के अंकों की तुलना दर्शाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो इसमें देखना है कि इसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन में किस सत्र में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। तो है अगला है इसमें कि गणित विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अधिक सुधार हुआ। ये देखिए, ये गणित पहले कितना है, 2005-06 में 30 नंबर थे, लेकिन 2006-07 में कितने हो गए, 60 अंक, मतलब दुगने हो गए। तो कितना सुधार हुआ, दुगना सुधार हुआ। और इन सभी में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन है कि किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो ये देखना है कि इस दंडालेख से देखेंगे कि जैसे पहले क्या था, अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय है पहले था इसमें कितना 50 अंक, और अगले साल कितने हो गए, 40 हो गए। तो इसमें गिरावट आई है। इसमें क्या होगी, अपने
जो पहले वाला सत्र था उससे कम अंक आए, इसलिए इसमें क्या है, जो प्रदर्शन है उसमें गिरावट आई है। तो यही लिख देंगे, अंग्रेजी विषय की प्रदर्शन में गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन और लास्ट है, इसमें किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो इसमें देखना है कि किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो इसमें है हिंदी, ये दंडालेख है, इसमें दोनों विषय बराबर हैं, तो लिख देना है कि हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा। अब अगला क्वेश्चन है कि दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। आंकड़ों को क्या करना है, दंड आलेख बनाकर दर्शाना है। तो क्वेश्चन में है वर्ष, जैसे 2001, 2, 3, 4, 5 उत्पादन लाख टनों में 45 लाख टन और 48 लाख टन, 60 लाख टन और 62 लाख टन, 80 लाख टन। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे कि हल 10वां है कि उत्पादन लाख टन में, ये लाख टन में दिया गया 40 लाख टन, 50, 45, 50, इस प्रकार से अपन इनको लिख लेते हैं। अब 2001 में कितना हुआ, 45 लाख टन, तो ये 45 पे बना लेते हैं। 2002 में 48, मतलब 50 से 2 कम 48 में। 2003 में 60 लाख टन, मतलब ये 60 लाख टन के बराबर, इसको 60 लाख टन है और ये इसके बराबर है। अब 2004 में 62, मतलब 60 से 2 अधिक होगा, तो यहाँ पर ये 62 लाख टन। अब 2005 में कितना है, 80 लाख टन, तो 2005 में 80 लाख टन कहाँ है, ये इस प्रकार से दंड आलेख का अपन चित्र बनाते हैं और दंड आलेख में इस प्रकार से इसको निरूपित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 11वां कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया या प्रदर्शित कीजिए। क्या करना है, पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित इनको करना है। जैसे भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और इनका जो योग है। तो जैसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है, हिंदी में 40, अंग्रेजी में 25, मराठी में 15 और तमिल में 10, और इनका योग होता है, मतलब कुल बच्चे कितने हैं, 90। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। तो इसका हल है 11वां का कि सबसे पहले हम भाषा लिख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल। विद्यार्थियों की संख्या क्या है, हिंदी में 40 है, अंग्रेजी में 25 है, मराठी में 15 बच्चे हैं और तमिल में 10 बच्चे हैं। तब इसका संपूर्ण भाग होगा, संपूर्ण भाग क्या होगा, जैसे बच्चे कितने हैं 90, तो 40/90, तो 4/9 होगा इसका। इसमें 25/90, 5/18, अब 15/90, क्योंकि बच्चों की संख्या कितनी है टोटल 90, तो इसके बटे में लिख देंगे 15/90, तो 1/6 और 10/90 मतलब 1/9। तो केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा इसका, 4/9 गुणित 360 डिग्री बराबर 9 से काट देंगे 36 को, 9 चौको 36 और 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। इसी प्रकार से 5/8 है, इसमें 360 जो केंद्रीय कोण होता है उसमें उसका गुणा कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 100 डिग्री। अब अगला है 1/6 गुणित 360, तो 6 छंग 36, ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और 1/9 360, तो ये आ जाएगा अपना 40 डिग्री। हाँ, तो इसको पाई में इस प्रकार से दर्शाते हैं कि हिंदी इतने बच्चे बोलते हैं और तमिल भाषा इतने बच्चे बोलेंगे, अंग्रेजी भाषा इतने बच्चे और मराठी भाषा इतने बच्चे बोलते हैं। तो इनको इन भागों में डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा पाई चार्ट कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है कि 360 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो ये पाई चार्ट दिया गया है कि पैदल कितने हैं 80% और ये बस 120, कार 70 और साइकिल 90 डिग्री। तब साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, ये पूरा कोण कितना होता है, केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तब साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी जो साइकिल वाले हैं 90 डिग्री है, तो 90 में से 90/360 काट देंगे तो 1/4। तब विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 360 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 360 हैं, ये विद्यार्थी 360 हैं। जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो 360 दी गई है, तो 360 गुणित 1/4, 4 से काट देंगे तो 90, तो ये आ जाएगा अपना 4 एकम 4 और 9 चौके 36, तो 0 ज्यों का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। तो साइकिल से स्कूल जाते हैं बच्चे कितने अपने 90, तब स्कूल साइकिल द्वारा विद्यार्थी जाते हैं बराबर 90 बच्चे। और बस द्वारा स्कूल को जाने वाले विद्यार्थी बस कितने जाते हैं, बस द्वारा 120 डिग्री बटे 60 डिग्री 360 डिग्री, इसको काटेंगे 1/3 आ जाएगा,
तो बच्चे कितने हैं 360 गुणित 1/3 बराबर 120। तब बस द्वारा जाने वाले विद्यार्थी हो जाएंगे अपने 120। इस प्रकार से इस सवाल को अपन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पाई चार्ट बना है, इसमें ट्यूबवेल से 25% सिंचाई होती है, नहर से 46%, टैंक से 17% और अन्य तरीके से 12% होती है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है। तो नहरों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि सिंची जाती है, तो ये है 46% भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है। कितने नहरों द्वारा ये दिया गया कितने प्रतिशत, 46% भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है। तो 17% टैंक द्वारा, तो लिख देना है कि 17% भूमि टैंकों द्वारा सिंची जाती है। अगला है ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत। तो ट्यूबवेल से कितनी प्रतिशत भूमि सिंची जाती है, 25%। तो लिख देना है कि ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि 25% होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो हल करेंगे 14 को कि पाई चार्ट द्वारा दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। तब 60 डिग्री बटे 360, 60 से 360 काट देंगे तो क्या बचेगा, क्या आ जाएगा 1/6। तब मासिक बचत क्या होगी, तब मासिक बचत 1/6 गुणित 15,000 रुपये। तो ये 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2500 रुपये। तब मासिक बचत प्रतिशत, तब इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 2500 बटे 15,000। क्या है टोटल कितनी है कमाई, 15,000। तो 2500 बटे 15,000। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा और 100 का भाग दे देंगे। तो 100 का गुणा कर दिया, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/6 और गुणे 100। और ये जो 1/100 है, जो बटे में 100 है उसको प्रतिशत लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 1/6 गुणित 100%। अब 6 का भाग 100 में देंगे तो ये आ जाएगा 16.66 और प्रतिशत जो करते हैं तो ये आ जाएगा 16.66%। अतः मासिक बचत प्रतिशत क्या हो जाएगा, 16.66%। यही अपना क्या है आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है अपना 15वां। आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे गतिविधि है स्कूल, खेल, घर पर पढ़ाई, सोने, अन्य। तो गतिविधि में व्यतीत समय, मान लो कितने समय लगाते हैं स्कूल में, मान लो 6 घंटे। खेल में कितने घंटे खेलते हैं, 2 घंटे। घर पर पढ़ाई कितने घंटे करते हैं, 4 घंटे। सोने में कितना समय व्यतीत होता है, 8 घंटे। और अन्य मतलब अन्य कामों में 4 घंटे। तो इसको भिन्न रूप में क्या लिखेंगे, पूरे कितने हैं, अपने पूरे दिन के घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे। तो इनका घंटों में 24 घंटे से इसका भाग दे देंगे तो मतलब ये इस निकल आएगा कि कितने भाग अपन क्या काम करते हैं। तो जैसे 6/24, तो 6 से 6 कम 6, 6 चौके 24। तो इसको 360 डिग्री की भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/4 गुणित 360। तो इसको काट देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से खेल 2 घंटे, 2/24 तो 1/12 गुणित 360। 12 से 360 काटेंगे तो 12 × 36, 30 डिग्री आ जाएगा। अब घर पर पढ़ाई कितने घंटे करते हैं, 4 घंटे। तो ये 4/24 तो 1/4 तो 1/4 गुणित 360 डिग्री। तो ये 6 × 36 मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार सोने 8 घंटे, सोने में व्यतीत समय 8 घंटे है तो 8/24 तो 1/3 गुणित 360 मतलब 120 डिग्री। इसी प्रकार अन्य काम में 4 घंटे लगते हैं तो 4/24 बराबर 1/6 आ जाएगा। 1/6 गुणित 360, 6 से काटते हैं 6 × 36 मतलब 60 डिग्री। अब इसको हम पाई के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि सबसे पहले क्या है, स्कूल कितने हैं, 90 डिग्री। तो एक वृत्त बनाएंगे, ये होता है पूरा 360 डिग्री का। अब इस पर कोण बना देंगे, इसका केंद्र का मान क्या होता है 360 डिग्री। तो इस पर पहले तो 90 डिग्री स्कूल, ये समकोण वाला बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये स्कूल का समय हो जाएगा कि स्कूल में इतने घंटे व्यतीत होते हैं। फिर है खेल में कितने हैं, 30 डिग्री। तो इसको लेकर
चांदी की सहायता से इसमें 30 डिग्री का कोण बना देंगे तो खेल होता है 30 डिग्री का। घर पर पढ़ाई 4 घंटे मतलब 60 डिग्री, तो ये यहाँ पर चांदी की सहायता से 60 डिग्री बांट देंगे तो ये घर पर पढ़ाई 60 डिग्री हो जाएगी। अब सोने के लिए 120, तो ये 120 डिग्री का कोण बना देंगे और अन्य 60 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार से इस पाई चार्ट का निर्माण करते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।